आगे की वीडियो में आप अमेरिका के एक भूतपूर्व खुफिया एजेंट को देखने वाले हैं जिसने जुलाई 2023 में शपथ के तहत ये बयान दिया कि अमेरिकी सरकार बाहरी दुनिया से आई उड़न तश्तरियों और उनके अजीब पायलट्स के संपर्क में आ चुकी है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. जी नहीं, आपने कुछ गलत नहीं सुना। कई दूसरे अधिकारियों की तरह यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के ऑफिसर और खुफिया एजेंट डेविड ग्रश सचमुच दावा कर रहे हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं और अमेरिकी सरकार इस मामले से जुड़े कई बड़े राज सालों से दुनिया भर से छिपाती आई है। क्या एलियन सचमुच हमारी धरती पर आते रहते हैं और हमारी निगरानी करते हैं? आज हम इस सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अजनबी से दिखने वाली उड़न तश्तरियों की तस्वीरों से लेकर सरकारी रिपोर्ट और किसी एलियन के साथ एक तथाकथित इंटरव्यू, आज हम देखेंगे इन हरे प्राणियों की मौजूदगी साबित करने वाले अब तक के कुछ सबसे ठोस सबूत। सबसे पहले कहानी को बहुत से भरोसेमंद मिलिट्री ऑफिसर सपोर्ट करते हैं और शायद ये एलियंस या उनकी टेक्नोलॉजी के धरती पर आने का अब तक का सबसे पुख्ता सबूत है। इसलिए मैं ये कहानी सबसे पहले और बड़ी डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, जिसे साबित करने के लिए हमारे पास फुटेज भी है। किस्सा कुछ ऐसा है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निमित्ज के नेतृत्व में एक नेवल अटैक ग्रुप 2004 के अंत में मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी तट पर तैनाती से पहले के कुछ अभ्यास कर रहा था। 10 नवंबर को यूएसएस प्रिंसटन के रडार को सैन क्लेमेंटे आइलैंड के पास कुछ अजीब से सिग्नल प्राप्त हुए। ये सिग्नल उस जमाने के किसी भी प्लेन की तरह नहीं लग रहे थे और एक साथ 5 से 10 के ग्रुप्स में नजर आ रहे थे। रडार सिस्टम के सीनियर ऑपरेटर के पास इन सिस्टम के साथ काम करने का लगभग 2 दशक का अनुभव था और घटना के समय वे शिप पर रडार सिस्टम के एक्सपर्ट थे, पर वे भी हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। में किसी गड़बड़ी के अंदेशे से उन्होंने हाल ही में अपग्रेड किए गए SPY-1 रडार को ऑफ करके फिर से कैलिब्रेट किया, लेकिन सभी दंग रह गए जब ऐसा करने से रडार के वो अजीब से सिग्नल और स्ट्रांग हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर देखा कि उनके टारगेट कैसे फिजिक्स को मात देने वाले करतब कर रहे थे। उदाहरण के लिए वे इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि कोई पक्षी नहीं हो सकते थे, पर किसी पारंपरिक विमान के मुकाबले बहुत ही स्लो थे और कई बार तो महज कुछ क्षणों में अंतरिक्ष से समुद्र तल तक उतर आते थे। कल्पना कीजिए आपका प्लेन मात्र कुछ ही सेकंड में 20,000 मीटर से ज्यादा नीचे गिरने लगे तो कितने जबरदस्त झटके लगेंगे। या फिर वो यान घंटों तक वहीं मंडराते रहे और ये सब कई दिनों तक चलता रहा। जब भी ऐसा होता तो चालक दल अपने हवाई पावर्ड दूरबीन के जरिए इन छोटी डिस्कस को दूर क्षितिज पर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखते। फिर 14 नवंबर की सुबह कुछ बहुत ही असाधारण घटा। स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 41 ने एयरक्राफ्ट कैरियर से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। तभी अचानक से रहस्यमयी रडार ट्रैक फिर से नजर आने लगा। लेफ्टिनेंट डगलस कर्थ को दक्षिण की तरफ से आने वाले इस अज्ञात टारगेट की पड़ताल करने का ऑर्डर दिया गया। जब वे टारगेट की लोकेशन के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पानी में कुछ उथल पुथल हो रही थी और उनकी माने तो सतह के ठीक नीचे कुछ डूबा हुआ था, जिसे देखकर उन्हें सतह के ठीक नीचे मौजूद किसी पनडुब्बी का ख्याल आया। जहाजों के इस हमलावर समूह में यूएसएस लुइसविल नामक एक परमाणु पनडुब्बी शामिल थी जो आसपास के क्षेत्र में थी, इसलिए पानी में अशांति का कारण वो हो सकती थी। लेकिन बाद में जो देखा गया वो इसका असंभव बनाता है। असल में कर्थ के साथ 2 अन्य लड़ाकू विमान शामिल थे जिनमें 2 लोग सवार थे, जिसका नेतृत्व कमांडर डेविड फ्रावर कर रहे थे। फ्रावर ने समुद्र के पानी में वो उथल देखने का दावा किया और बताया कि उसका आकार पनडुब्बी से कहीं ज्यादा बड़ा था। कर्थ निमित्ज की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ गए और कमांडर फ्रावर ने अपने विंगमैन के साथ उस चीज को थोड़ा और करीब से देखने का फैसला किया। अब मैं आपको कमांडर फ्रावर की वो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सामने खुद अपनी जबान से उस मुठभेड़ की डिटेल्स वो समझा रहे हैं, वो भी फुल इमोशनल होकर। We arrived at the location at approximately 20,000 feet in a controller called merge plot, which means that our radar blip was now in the same resolution cell as the contact. As we looked around, we noticed that we saw some whitewater off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no whitecaps from waves. So the whitewater stood out in a large blue ocean. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. As we started clockwise towards the object, my Wizzo and I decided to go down and take a closer look with the other aircraft staying in high cover to observe both us and the tic-tac. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb.
We continued down another 270 degrees nose low where the Tic Tac, or we considered 270 degrees to where, and we went nose low to where the Tic Tac would have been. Our altitude at this point was about 15,000 feet and the Tic Tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingman, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. We immediately turned back to see where the whitewater was at, and it was gone also. So as you started to turn back towards the east, the controller came up and said, "Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cat point, roughly 60 miles away in less than a minute. You can calculate the speed." We returned to Nimitz. We were taking off our gear. We were talking to one of my crews that was getting ready to launch. We mentioned it to them, and they went out and luckily got the video that you see, that 90-second video. जैसे ही कमांडर फ्रेवर्स का समूह विमान वाहक पोत पर लौटा, उन्होंने उड़ान भरने वाले अगले दस्ते को सारा माजरा बताया और होशियार रहने के लिए कहा। उड़ान भरने वाला दल एक बेहद उन्नत इंफ्रारेड टारगेटिंग कैमरा सिस्टम से लैस था, जिसे पायलट के पीछे बैठे वेपन सिस्टम ऑपरेटर चैड अंडरवुड कंट्रोल कर रहे थे। क्या हम एक सेकंड के लिए उस नाम की सराहना कर सकते हैं? चैड अंडरवुड, खतरनाक चीजों से लड़ने वाला एक बहादुर लड़का। खैर, उड़ान के कुछ ही मिनट के बाद अंडरवुड ने कुछ दसियों किलोमीटर दूर अपने रडार पर एक टारगेट लॉक किया। अंडरवुड ने कहा, हमारा ध्यान सबसे ज्यादा इस बात ने खींचा कि वो चीज फिजिक्स के सामान्य नियमों के ठीक विपरीत हरकत कर रही थी। अब आइए वो वीडियो देखते हैं जिसमें उस कथित यान को रिकॉर्ड किया गया था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, वीडियो का ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन इंफ्रारेड में बनाया गया है और जब अंडरवुड ने विजिबल लाइट मोड ऑन किया तो उन्हें दूर धुंधले में एक अंडाकार चीज नजर आई। फिर वो दोबारा से इंफ्रारेड मोड ऑन करते हैं और अपने जूम को कई बार कम ज्यादा करते हैं। तभी अचानक से वो यूएफओ रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। दुर्भाग्य से टारगेट इतनी दूर था कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था और ना ही यान का पायलट नजर आया। इस मुठभेड़ के बाद नेवल स्ट्राइक ग्रुप को कम से कम 2 और दिनों तक ये अजीब सी गतिविधियां रडार पर नजर आती रहीं। ना मानने वालों का कहना है कि ये फुटेज असल में किसी तरह का हवाई जहाज है, लेकिन हवाई जहाज आसमान में इस तरह से नहीं उड़ पाते कि मानो ग्रेविटी का कोई वजूद ना हो। गवाहों के बयान इतने हैरत अंगेज हैं कि आपको मनगढ़ंत लग सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दर्जनों उच्च अधिकारियों और भरोसेमंद सैन्य कर्मियों ने इन दावों की पुष्टि की है। अन्य गवाहों के साथ कमांडर फ्रेवर ने भी दावा किया कि उन्होंने वीडियो का एक लंबा वर्जन देखा जो कि काफी हाई रेजोल्यूशन में था, लेकिन उसे जनता के लिए नहीं जारी किया गया। कहते हैं कि घटना से जुड़े सारे फुटेज उसी दिन शाम को डिलीट कर दिए गए थे जिस दिन मैंने उनको रिकॉर्ड किया। स्ट्राइक ग्रुप के दोनों जहाजों पर मौजूद बहुत से गवाहों ने दावा किया कि उस दिन 2 आदमी हेलीकॉप्टर से आए थे जो सारा डेटा इकट्ठा करके सारी हार्ड ड्राइव और रिकॉर्डिंग वगैरह डिलीट करके चले गए। गवाहों के माने तो उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता है ये सब मामले को दबाने के लिए किया जा रहा हो सकता है सरकार को एलियन लाइफ और टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से बताओ, पर किसी कारण उन्होंने हम लोगों से ये बात छिपा कर रखी हो। शायद सरकार को ऐसा लगता है कि ये खबर फैलने से लोगों में अफरा तफरी सी मच सकती है जिसे वो रोकना चाहते हैं, या इस बात को शायद इसलिए राज रखा जा रहा है कि दुश्मनों को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। ऐसा भी हो सकता है कि आसमान में नजर आने वाली उड़न तश्तरियां किसी तरह का कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट हो जिसे सरकार हर कीमत पर दुनिया से छिपाए रखना चाहती है। माना कि आजकल तरह तरह के विकसित एरोप्लेन बनाए जा रहे हैं, पर क्या अंडाकार शेप का कोई जहाज ग्रेविटी को इस तरह से पटकर नहीं दे सकता है? लगता है हम आम लोग शायद कयासी लगाते रह जाएंगे कि उस दिन फ्लाइट ग्रुप के सदस्यों ने जो देखा उसकी हकीकत आखिर क्या है। हम बस इतना जानते हैं कि कमांडर फ्रेवर के अंदाजे के मुताबिक उसकी लंबाई 12 से 15 मीटर थी, जो कि देखने में बिल्कुल किसी डिस्क जैसा लगता था। क्या गोल कटोरी से दिखने वाली चीजें सचमुच किसी एलियन के जहाज जैसी थी? क्या उसके कॉकपिट में कोई पायलट बैठा था जो मिशन खराब होने के डर से इंसानों से दूर भाग गया? अफसोस कि हम सच कभी नहीं जान पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ये इस तरह की इकलौती घटना नहीं थी, जैसा कि हम आगे आपको बताएंगे। एरिया 51 में छिपे राज। एलियंस की हर कहानी किसी न किसी तरह एरिया 51 से जरूर जुड़ती है। इस जगह पर एलियंस और उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ा रिसर्च मौजूद होने की बात इतने जमाने से चल रही है कि कभी कभी मन में ख्याल आता है कहीं इस तरह के दावे सच तो नहीं है। अगर आप बॉब लेजार से पूछें तो ये पूरी तरह सच है। बॉब दावा करते हैं कि 1980 के दशक में उन्हें एरिया 51 में काम करने के लिए बुलाया गया। उनका प्रोजेक्ट बड़ा दिलचस्प था, एक एलियन यान के पुर्जे खोलकर उसकी टेक्नोलॉजी पता लगाना। बॉब ने 1997 में दावा किया था कि एलियन से कैप्चर किया गया वो यान जिसकी वो पड़ताल कर रहे थे असल में एक एंटी मैटर रिएक्टर के बल पर चलता था, जिसका ईंधन था एलिमेंट 115 का एक स्थिर रूप। इस एलिमेंट को हमारी धरती के वैज्ञानिकों ने पहली बार साल 2003 में बनाया था और आज भी इसे स्थिर रखने में बड़ी दिक्कत होती है। लजार बताते हैं कि उनके द्वारा स्टडी किए गए रिएक्टर के ऊपर बीचों बीच में बास्केटबॉल जितना एक बड़ा गोला था जिसमें एक ऐसी जबरदस्त फूर निकलती थी कि इंसानों का मांस हिलने लगता। आगे बताते हैं कि एलियंस के यान में 2 मुख्य हिस्से थे। यान का रिएक्टर ऊपर वाले हिस्से के बीच में होता था जिसमें से एक लंबा सा एंटीना निकला होता था जिसके इर्द गिर्द 3 ग्रेविटी
ग्रेविटी एम्पलीफायर लगे होते थे। उनकी माने तो ये ग्रेविटी एम्पलीफायर गुरुत्वाकर्षण को मनचाही दिशा देते थे, जिससे यान के इर्द गिर्द ग्रेविटी एक दिल का शेप ले लेती थी। यान के नीचे की तरफ थोड़ी पतली हो जाती थी। ये ग्रेविटी एम्पलीफायर यान के नीचे मौजूद ग्रेविटी मीटर से जुड़े होते थे, जो कि 180 डिग्री घूम सकते थे और गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में एक तरंग छोड़ते थे, जिससे उत्पन्न होने वाले बल से यान के पेट के बल आगे बढ़ सकता था। यानी बॉब की माने तो एलियंस की उड़न तस्तरियां ऊपर नीचे नहीं बल्कि बगल की साइड से उड़ती हैं, जिनके मूवेबल इंजेक्शन उन्हें मनचाही दिशा प्राप्त करने में मदद करते हैं। इतना नहीं, बॉब ने आगे बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे कागजात देखे हैं जिनसे साबित होता है कि एलियंस पिछले दसियों हजार साल से लगातार हमारी पृथ्वी पर आते रहे हैं। ये देखने में ग्रे कलर के छोटे छोटे बच्चों जैसे होते हैं, जिनकी उन्होंने कुछ लाशें भी देखी हैं। लेकिन हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां बॉब काम कर चुके होने का दावा करते हैं, उनसे किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार करते हैं। फिर भी बॉब के दावों की पड़ताल करने वाले अमेरिकी जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप का मानना है कि बॉब को एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो सिर्फ वहां अंदर दाखिल होने वाले शख्स ही बता सकते हैं। जाहिर है कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि सरकार मामले को छिपाना चाह रही है। वहीं कुछ लोगों की माने तो बॉब एक मामूली दर्जे के इंजीनियर है, फिर भी बंदे ने सिर्फ मजे लेने के लिए एक जेट कार बना डाली और अपने आविष्कारों के चलते कई बार अखबारों में छप चुके हैं। तो जाहिर है कि वो कोई मामूली इंजीनियर तो नहीं है। बॉब ने यह भी दावा किया है कि वहां एरिया 51 के बेस में अंदर दाखिल होने के लिए एक ऐसा बायोमेट्रिक स्कैनर यूज किया जाता था जो कि हाथ की हड्डियों की लंबाई नापता था। सरकार ने पहले तो इस तरह के किसी डिवाइस की मौजूदगी से इनकार किया, लेकिन दशकों बाद ये बात कबूल की कि 80 के दशक में एरिया 51 में चालू स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के दौरान इस डिवाइस को यूज किया जाता था। और बॉब ने कहा कि सरकार द्वारा कबूली गई ये डिवाइस वैसी है जैसी उन्होंने यूज की थी। वो दोनों ही संस्थाएं ये कहकर बच सकती थीं कि हाँ, बॉब उनके लिए काम करते थे, पर आज उन्हें उनकी मानसिक स्थिति देखकर बड़ा तरस आ रहा है। लेकिन नहीं, उन्होंने सीधे सीधे उनके वजूद से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि बॉब पूरी तरह सच बोल रहे थे, लेकिन किस्से में ऐसे कई संदिग्ध इत्तेफाक हैं जो कि किसी को भी ये बात सच में मानने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या बॉब के इन दावों में जरा भी सच्चाई है? तो बता दें, वो पिछले 30 सालों से अपनी इस कहानी पर डटे हुए हैं और इस मुद्दे पर कई मर्तबा लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर चुके हैं। शायद वो सच कह रहे हो। बता दें, अपने बयान के बाद बॉब कई अपराधों के दोषी करार दिए गए, जिसके चलते उनके विरोधी उनके दावों को यकीन करने लायक नहीं मानते। पर क्या पता, शायद बॉब सच ही कह रहे हो। आगे आप ऐसी कोई चीज देखेंगे जिसके बाद आपको भी ये सारी बातें सच लगने लगेंगी। याद है उस गोल उड़न तश्तरी वाले वीडियो को मैंने बताया था कि ये इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। ऐसा ही कुछ मामला अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर साल 2015 की शुरुआत में रिकॉर्ड किया गया। इसे रिकॉर्ड करने वाले बंदे अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन कुछ क्रूमेट्स और साथ के पायलट्स ने थोड़ी बहुत जानकारी दी है, जिसके मुताबिक साल 2004 में उड़न तश्तरी के देखे जाने की पहली घटना के करीब 10 सालों के बाद अमेरिकी युद्धपोत थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक नेवल अटैक ग्रुप वर्जीनिया के तट के पास युद्धाभ्यास में जुटा हुआ था। इस किस्से का घटनाक्रम भी ठीक पिछले वाले जैसा ही है। पहले तो रडार पर कुछ अजीब सी गतिविधियां हुई, जिस पर शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेहद तेज गति से उड़ने वाली चीजें ग्रेविटी को मात दे रही थीं और फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ा रही थीं। कुछ देर के बाद पायलट ने फिर से अपना रडार चेक किया। उनको यकीन हो गया ये कुछ भी है, असली है। उस चीज को पकड़ने की शुरुआती कोशिशें नाकाम रही, लेकिन एक दिन दो जेट एक दूसरे के महज 10 मीटर की दूरी पर उड़ रहे थे जब अचानक से कोई चीज उनके बीच से गुजरी, जिससे वो टकराते टकराते बचे। घटना में शामिल पायलट खुद को सामने नहीं ला पाए, लेकिन उनके साथ एक साथी F-18 पायलट लेफ्टिनेंट रायन ग्रेव्स ने उनसे बात की, जिससे पता चला कि घटना ने दोनों को पूरी तरह डरा दिया था। लेफ्टिनेंट ग्रेव्स ने अमेरिकी संसद में उड़न तश्तरियों से जुड़ी सुनवाई में बयान दिया। During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. इस बार बताया गया कि उड़ने वाली वो चीज एक ट्रांसपेरेंट गोले के अंदर बंद एक क्यूब के रूप में थी। जाहिर है ये दोनों पायलट बुरी तरह चौंके होंगे, सो ये बता पाना मुश्किल है कि उन्होंने इतने कम समय में आखिर क्या कुछ देखा। लेकिन मैंने मनोरंजन के उद्देश्य से उस चीज की कुछ तस्वीरें बनाई और मजे मजे में 2 एलियंस भी बैठा दी हैं। पायलट ने एलियन को देखने की बात नहीं कही, पर मेरा मानना है कि वो अंदर जरूर बैठे रहे होंगे। खैर, लेफ्टिनेंट रायन ग्रेव्स ने अपने आगे बयान दिया कि इकलौती घटना नहीं थी। दर्जनों पायलट ऐसी ही चीजें पिछले कई महीनों से देखते हुए चले आ रहे हैं और आसमान में नजर आने वाली ये चीजें बाहर घंटों तक उड़ती रह सकती थीं। कुछ महीनों के बाद 2015 में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट घूमकर फ्लोरिडा के तट पर आई, तो एक दूसरी घटना में पायलट ने एक ऐसी फुटेज कैप्चर की जिसने सबको चौंका दिया।
My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's a look at that thing, it's rotating. इस क्लिप की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें नजर आ रही उड़ने वाली चीज ठीक वैसी उड़ान भर रही है जैसा कि बॉब लजार ने अपने दावों में बताया था, यानी बगल की तरफ। यान के इर्द गिर्द हार्ट जैसा एक शेप भी नजर आ रहा है, जैसा कि बॉब द्वारा स्टडी किए गए यान के मामले में देखा गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई यान वगैरह नहीं बल्कि प्लेन के कैमरा से उत्पन्न होने वाले नजरों का एक धोखा मात्र है। लेकिन वो दोनों पायलट इसे किसी तरह का धोखा नहीं मानते। जाहिर है इस तरह की कोई गड़बड़ी पकड़ने के मामले में खुद प्लेन उड़ाने वाले पायलट से बेहतर और कौन बताएगा। दोनों पायलट्स का मानना है कि कैमरा के साथ जहाज भी रोटेट कर रहा था, इसलिए फुटेज में कोई गड़बड़ नहीं थी। यहां तक कि जेरेमी कॉबिल नाम के एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंजीनियर और इंफ्रारेड कैमरा सिस्टम के एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया कि ये कोई नजरों का धोखा नहीं था। दूसरी बात कि अगर ये सिर्फ नजरों का कोई धोखा होता तो फिर पायलट इस क्लिप में ऐसा क्यों कर रहे होते। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. ये बात तो अभी तक कोई नहीं समझ पाया है कि उड़ने वाली इन चीज़ों का पूरा दल ऐसी स्पीड पर हवा के खिलाफ कैसे उड़ पा रहा है। वहीं इन दिलचस्प फुटेजेस को सार्वजनिक करने वाले लुई एलिजांडो की राय जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। वे सरकार द्वारा यूएफओ देखे जाने के मामलों की तफ्तीश करने के लिए चलाई गई खुफिया मुहिम के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका नाम था एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। लेकिन साल 2017 आते आते वे इस क्षेत्र से जुड़ी सरकार की नीतियों से इतने तंग आ गए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो यूएफओ पर जरा भी रिसर्च नहीं होने देना चाहते, और सरकार ऐसी चीज को हल्के में ले रही थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती थी। बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से स्वीकार करते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत ही आम होती जा रही हैं, लेकिन कोई भी पायलट खुलकर सामने नहीं आता क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर माना जाएगा और करियर खतरे में पड़ेगा। ये सच है कि यूएफओ को लेकर आज बहुत से गलत एटीट्यूड आ चुके हैं, और इसीलिए अब सरकार यूएफओ की जगह अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना या यूएपी शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूएफओ शब्द सुनते ही लोग एलियन उड़न तश्तरियों के बारे में सोचने लगते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रेव्स अपने इस बयान में अमेरिकी संसद के सामने एकदम खुलकर बताते हैं यूएफओ देखे जाने के दावों की तरफ अमेरिकी सरकार का रवैया है कैसा। My name is Ryan Fobbs Graves, and I'm a former F-18 pilot with a decade of service in the U.S. Navy, including 2 deployments in Operation Enduring Freedom and Operation Inherent Resolve. I have experienced advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial aircrew and military veterans who have confided their similar encounters with me. Today, I would like to highlight 3 critical issues that demand our action. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. इनफैक्ट साल 2021 में अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक कार्यालय ने यूएफओस पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। इस रिपोर्ट ने पिछले 20 सालों के दौरान अमेरिकी नौसेना की रिपोर्ट्स द्वारा इकट्ठे किए गए कुछ सबूतों की पड़ताल की और इस नतीजे पर पहुंची कि कोई भी नहीं कह सकता कि यूएफओ असल में है क्या चीज। ये बिना सोनिक बूम पैदा किए साउंड बैरियर क्रॉस कर जाते हैं, नजर न आने वाले प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से चलते हैं और ऐसी रफ्तार पैंतरेबाजी करते हैं कि दुनिया का सबसे उन्नत जहाज भी तबाह हो जाए। रिपोर्ट ने यह भी माना कि आसमान में नजर आने वाली ये चीजें सचमुच के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि भविष्य में हमारे लिए सेफ्टी या सुरक्षा का खतरा पैदा कर सकती हैं। यह बयान देने वाले लोगों से ज्यादा भरोसेमंद गवाह मिलना मुश्किल है और जरूरी बात यह है कि सबकी कहानियां आपस में एकदम मैच करती हैं। इनके साथ संसदीय सुनवाई के दौरान एक और गवाह सामने आया और उसकी कहानी तो ऐसी है जो कि आपको और ज्यादा झकझोर के रख देगी। ये हैं भूतपूर्व खुफिया अधिकारी डेविड क्रश, जिन्होंने कुछ बहुत ही विस्फोटक खुलासे किए हैं। न सिर्फ उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी सरकार पहले ही एलियन प्राणियों के संपर्क में आ चुकी है, बल्कि उनके क्रैश हो चुके यान भी बरामद किए गए हैं जिनमें से उनके गैर इंसानी पायलट की लाशें मौजूद थीं। मामले को और भी गंभीर बनाते हुए क्रश ने यह दावा किया कि अमेरिकी सरकार कुछ ऐसी खतरनाक एलियन प्रजातियों के संपर्क में आ गई है जो आगे हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। बाप रे! लेकिन अगर ये सब सच है तो हमने इसके बारे में अब तक खुले तौर पर बात क्यों नहीं की? जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, क्रश आरोप
आरोप लगाते हैं कि सरकार ये सब दबा कर रखना चाहती है। अपने बयान के दौरान और डिटेल्स बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार के एजेंट उन लोगों को बहुत परेशान करते हैं जो सच का खुलासा करने का इरादा रखते हैं। यानी अगर ग्रश कभी अचानक से लापता हो गए तो हमें पता है इसके लिए खुद से जिम्मेदार मानना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं है कि जवाब में अमेरिकी सरकार ने वही किया जैसे आपको उम्मीद होगी, सब कुछ सिरे से नकार दिया। जुलाई 2013 में ऊपर बताई गई संसदीय सुनवाई के दौरान उन्होंने शपथ के तहत फिर से दोहराया कि अमेरिकी सरकार एक बहुत बड़ा सच छिपा रही है और ये सरकार गैर इंसानी प्राणियों की लाशें बरामद कर चुकी है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. फिर उन्होंने आगे बताया कि एलियंस की कुछ प्रजातियां हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हैं। So, at one point you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured, and the activity. And I got by UAPs or by people within the federal government? Both. Okay. अफसोस के कानून से बंधे होने के कारण ग्रश बहुत से सवालों का जवाब सबके सामने नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सांसद चाहें तो वो अकेले में उनसे मुलाकात करें और भी जानकारी के लिए राज खोल देंगे। न जाने अब इसका और कहें कि इससे बड़ा राज क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये एलियन प्राणियों की मौजूदगी का अब तक का सबसे पुख्ता सबूत है या महज 15 मिनट की पब्लिसिटी वाले बंदों का कोई स्टंट? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इससे पहले कि हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, आइए आपको मिस्टर ग्रश के बयान का एक ऐसा हिस्सा सुनाते हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प है। At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. अगर ये सच है तो बॉब लेजार और संसदीय सुनवाई में बयान देने वाले गवाहों समेत दूसरी हजारों घटनाओं को सपोर्ट करता है जो कि पिछले कई दशकों से रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो आइए अब एलियन यान देखे जाने की कुछ सबसे विश्वसनीय घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। फू फाइटर्स। नवंबर 1944 की एक काली अंधेरी रात में एक अमेरिकी फाइटर प्लेन फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर राइन वैली के ऊपर आसमान को चीरता चला जा रहा था। तभी एक लेफ्टिनेंट ने रात के अंधेरे में दूर कुछ जगमगाती हुई सी चीज देखी। पायलट्स को लगा कि शायद जर्मनी ने फाइटर जेट भेजे और वे मुकाबले के लिए मुड़े नहीं थे। वो रोशनी अचानक से गायब हो गई। ये तो एक लंबे और अजीबोगरीब घटनाक्रम की महज शुरुआत थी। युद्ध के दौरान और भी कई पायलट्स ने आसमान में जगमगाते गोले, जलती बुझती लाइट्स और यहाँ तक कि उनके बेहद करीब उड़ान भरते किसी अजनबी चीज की बात की। पायलट ने इन चीजों को फू फाइटर्स कहना शुरू कर दिया, जो जमाने की मशहूर कॉमिक्स स्मोकी टावर से ली गई एक लाइन थी। हाँ, इस नाम से एक बैंड भी है, पर मुझे नहीं लगता कि डेव ग्रोल 40 के दशक में गाना बजाना कर रहे थे। तो ये फू फाइटर्स आखिर क्या चीज थी? कुछ लोगों का कहना है कि उन सैनिकों ने असल में कुछ नहीं देखा और ये सब युद्ध से होने वाला थकान का नतीजा था। दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध होने वाले तनाव और शौक ने उनको इस कदर प्रभावित कर दिया कि उनको भ्रम होने लगा। लेकिन उन पायलट्स को जानने वालों का दावा है कि घटना के समय वो एकदम नॉर्मल दिमागी हालत में थे। वहीं कुछ दावों के माने तो फू फाइटर्स असल में दुनिया का कोई नया एक्सपेरिमेंटल फाइटर प्लेन रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या अब तक ये हमें पता नहीं चल गया होता? वहाँ एक ऐसी जमात भी है जो कहती है कि असल में ये एलियंस हैं जो कि इंसानों के एयरप्लेन को करीब से देखने और समझने आए थे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हर बार छुट्टियों पर जाने पर हमें ये उड़न तश्तरियां क्यों नहीं दिखाई देती? जरा इस नजरिए से सोचिए। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। हो सकता है किसी दूसरी आकाशगंगा में रहने वाले एलियंस को ये उठापटक सुनाई दे हो और वो देखने चले आए हो कि आखिर क्या हो रहा है। फिर जब उन्होंने देखा कि हम इंसान कितने घटिया और बेवकूफ होते हैं तो अपनी दुनिया में वापस चले गए। मानना पड़ेगा यार, उनका फैसला गलत तो नहीं था। लेकिन घबराइए मत, बस आप वाव फैक्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको समय समय पर नॉलेज का इंजेक्शन मिलता रहेगा, जिसे देखकर शायद एलियंस इंप्रेस हो जाएं और अगली बार आपसे मिलने दोबारा धरती पर चले आएं। कर दिया? ग्रेट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरवल जो हमेशा याद रहेगा। बच्चों की बातें आंख बंद करके भरोसा करने लायक नहीं होती क्योंकि वो तरह तरह की उलझुल चीजें करते रहते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों का एक पूरा का पूरा क्लास का किस्सा बयान करें तो अगर वो सारे के सारे बच्चे अगले 30 सालों के बाद भी अपनी बात पर टिके रहें तो उनका बयान सच था, है ना? अब तो मुझे भी कहानी में दिलचस्पी होने लगती है।
साल 1994 की बात है जब जिम्बाब्वे के रुवा शहर के बाहर स्थित एरियल स्कूल में कुछ बच्चों का दिन ऐसे गुजरा कि उन्हें हमेशा याद रहेगा। नहीं, उस दिन स्कूल में पिज्जा पार्टी नहीं हुई थी। उस दिन इंटरवल के दौरान कम से कम 62 बच्चों ने देखा कि एक चपटी डिस्क जैसा कोई यान स्कूल के मैदान के पास जमीन पर उतरा। उत्सुकतावश कुछ बच्चे यान को थोड़ा पास से देखने लगे, पर तभी यान का दरवाजा खुला और काले कपड़ों में लिपटे इंसानों जैसे दिखने वाले कुछ प्राणी बाहर निकल करके आए, जिन्हें देखकर बच्चे बुरी तरह से डर गए। फिर वे प्राणी बच्चों की तरफ बढ़ने लगे, पर शायद वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। हमला करने के बजाय उन्होंने दिमागी सिग्नल के जरिए बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाई कि पर्यावरण को बचाकर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। उस दिन स्कूल में मौजूद हर बच्चे ने वो यान नहीं देखा, पर जितनों ने भी देखा वो आज तक अपनी बहन से जरा भी टस से मस नहीं हुआ। यकीन न मानने वालों का कहना कि ये पूरा का पूरा मामला मास हिस्टीरिया से जुड़ा हुआ, जो कि कई सारे लोगों को एक साथ भ्रमित करने को होता है। पूरी तरह से तो नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, पर एंग्जाइटी उसके कई कारणों में से एक होती है। घटना से ठीक 2 दिन पहले अफ्रीका के दक्षिणी भाग में यूएफओ देखे जाने के कई मामले सामने आए, जिससे कि पूरे के पूरे इलाके में डर का माहौल था। शायद उसी के चलते बच्चों के उस ग्रुप को एलियंस का भ्रम हुआ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। कुछ बच्चों ने उन प्राणियों के चित्र भी बनाए जो सभी आपस में एकदम मेल खा रहे थे। अगर बच्चों को कोई भ्रम हुआ होता तो उसमें पर्यावरण को बचाने की बात कहां से आ जाती। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि बच्चों ने एलियंस नहीं देखे थे, पर मामला सिर्फ एक भ्रम बताकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। नीचे कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय जरूर बताएं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। बेल्जियम में देखी गई यूएफओ। 1989 में बेल्जियम में यूएफओ देखे जाने की घटना सामने आई, जिसके बाद देश में ऐसी घटनाओं का ऐसा ताबड़तोड़ सिलसिला शुरू हुआ जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया। नवंबर की एक रात लोगों के 30 अलग अलग ग्रुप्स ने आसमान में कुछ अजीब सा उड़ता हुआ रिकॉर्ड किया। तिकोने आकार का एक यान आसमान में मंडरा रहा था, जिसके नीचे 3 लाइट नजर आ रही थी। फिर इतने में डर गए। बता देता हूँ, अगले 5 महीनों तक बेल्जियम भर में ऐसे यान देखे जाने के कुल 2000 मामले सामने आए। तंग आकर बेल्जियम सरकार ने अमेरिका से पूछ लिया क्या वे आसपास किसी नई किस्म का प्लेन टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसे किसी टेस्ट से एकदम इनकार कर दिया। बेल्जियम सरकार के पास मामले के तह तक पहुंचने का केवल एक रास्ता था कि वो जब अगली बार कुछ ऐसा हो तो इस तथाकथित यान को करीब से जांचा जाए। जब मार्च की एक रात फिर से ऐसी घटना घटी तो फाइटर जेट्स को उस यान के पीछे भेजा गया। लेकिन कमाल की बात है कि पायलट्स का वो यान आंखों से नजर नहीं आया, लेकिन रडार पर एकदम साफ नजर आ रहा था। फिर बिंदु रडार पर आड़ा तिरछा भागने लगा और लंबी दूरियों तक इधर उधर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी तेज रफ्तार से भागकर वो गायब हो गया। हमारी दुनिया किसी प्लेन के लिए संभव नहीं था। कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा, जाहिर है। फिर उसके बाद बेल्जियम में ये घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। बेल्जियम सरकार ने पूरे के पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। फिर पक्के तौर पर नहीं बता पाई कि माजरा साल में क्या था। हो सकता है यूएफओ देखे जाने की शुरुआती घटना ने लोगों में इतना डर फैला दिया कि सबको आसमान में यान देखने का भ्रम होने लगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर रडार पर नजर आने वाली चीज क्या थी? मुझे लगता है जवाब सिंपल है। वो कुछ एलियंस थे जो कि बेल्जियम की मशहूर चॉकलेट ट्राई करने के इरादे से आए थे। स्किनी बॉब। एलियंस देखे जाने के ज्यादातर झूठे मामलों में दिखाई जाने वाली यूएफओ की तस्वीरें ज्यादातर साफ नहीं होती, क्योंकि एकदम असली सा दिखने वाला कोई एलियन बनाने के लिए ढेर सारा पैसा, समय और हुनर की जरूरत पड़ती है। और यही बात स्किनी बॉब को एक बड़ी दिलचस्प पहेली बनाती जा रही है। जी नहीं, ये मेरे किसी भतीजे का नाम नहीं बल्कि एक तथाकथित एलियन है। आइए समझाता हूँ। साल 2011 में ईवा नाम के एक रेडिट यूजर ने वेबसाइट पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला वीडियो डाला और कहा कि उसे रूस की KGB ने रिकॉर्ड किया था। यह है स्किनी बॉब। आपका नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में मेरे रोंगटे खड़े एकदम से हो गए। ये हम क्या देख रहे हैं? क्या ये असली है? देखने में तो एकदम असली लग रहा है ना। ईवान बताते हैं कि एलियन जीटा रेटिकुलाई नाम के एक सुदूर स्टार सिस्टम से एक दूत के रूप में हम इंसानों से आपसी फिक्र के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया था, पर उन्होंने नहीं बताया कि वो मुद्दे आखिर क्या थे। आप जो क्लिप देख रहे हैं वो उस तथाकथित एलियन के इंटरव्यू का हिस्सा है। विजुअल इफेक्ट एक्सपर्ट रेडी शार्प, जो आई एम लेजेंड और वॉचमैन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, उन्होंने फुटेज को देखने पर एक चौंकाने वाला बयान दिया। उनके मुताबिक अगर ये फुटेज फेक है तो 2011 में उपलब्ध टेक्नोलॉजी ने इसे बनाने में बड़ी दिक्कत की होगी और एडिटिंग करने वाले की नॉलेज और काबिलियत जबरदस्त और बेमिसाल रही होगी। और तो और इसे बनाना बहुत महंगा पड़ता है। सटीक तौर पर कुल $2.5 लाख। किसी ने अब तक इस वीडियो पर दावा नहीं किया है, ना ही इससे कोई मुनाफा कमाने की कोशिश की। तो कोई इतना महंगा सा प्रैंक करने की कोशिश आखिर क्यों करेगा? पता नहीं सच क्या, पर मैं तो चौकन्ना रहूंगा। क्या पता स्किनी बॉब फिर से किसी वीडियो में दिख जाए। लेकिन इस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्किनी बॉब अब फैट बॉब बन चुका है? हाँ। फीनिक्स में जगमगाते गोले। अब तक हमने यूएफओ की उन घटनाओं को देखा जो काफी चर्चा में रही, लेकिन उसमें से किसी भी घटना को उतने ज्यादा लोगों ने नहीं देखा जितना कि फीनिक्स लाइट्स कही जाने वाली इस घटना को लोगों ने देखा। फीनिक्स लाइट्स 2 अलग अलग घटनाएं हैं जो कि 1997 की रात में नेवादा और एरिजोना के आसमान में देखी गई। पहली घटना शुरू हुई शाम 7:30 बजे, जहां हेंडरसन नेवादा में एक शख्स ने आसमान में जगमगाते हुए गोलों की एक कतार देखने का दावा किया। फिर वो गोले राज्य की सीमा पार करते हुए फीनिक्स एरिजोना तक पहुंच गई। 300 मील लंबी उसी यात्रा को हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, जिसमें एक्टर कर्ट रसल भी शामिल थे। ये गोले
वी शेप बनकर उड़ रहे थे। कुछ चश्मदीदों की माने तो लोगों ने बादलों में यान की धुंधली सी झलक भी देखी। फिर गोलों ने शहर को उस पर से पार किया और बिना किसी सुरंग के गायब हो गए। आगे कुछ और भी अजीब हुआ। रात करीब 10 बजे फिनिक्स में हजारों लोगों ने आसमान में मंडराती हुई गोल लाइट्स की एक दूसरी कतार देखी। यूएफओ की बातें नकारने वाले मशहूर लेखक रॉबर्ट शेफर की माने तो यह असल में अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए 2 अलग-अलग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज थे, जिसमें A-10 जेट शामिल था। पहले एक्सरसाइज में प्लेन तिकोना शेप बनाकर उड़ रहे थे और दूसरे में 2 गोले दाग रहे थे। इस दावे ने तो सारा एक्साइटमेंट खत्म कर दिया यार। मतलब कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। 2017 में एरिजोना के भूतपूर्व गवर्नर उस रात की घटना के गवाह जॉन 5 सिगमिंटन तृतीय ने लाइट के उन गोलों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक पायलट होने के नाते वे हर तरह के हवाई जहाज से वाकिफ हैं और उस रात जो चीज नजर आई वो कोई जहाज नहीं था। ना सिर्फ उन्होंने आधिकारिक स्पष्टीकरण को नकार दिया बल्कि सरकार को मामले की तहकीकात करने की भी राय दी। लेकिन अभी तक उस रात की घटना का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया, यानी अभी के लिए वो पूरा मामला सिर्फ हवा में है। ओमुआमुआ। बिन बुलाए मेहमानों से किसको नफरत नहीं होती? साल 2017 में हमारे सोलर सिस्टम को अब तक के सबसे बड़े रहस्यमयी बिन बुलाए मेहमान का सामना करना पड़ा। लाल रंग का एक बड़ा सा अननोन ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई 300 से 3000 फीट के बीच रही होगी, हमारे सूरज को पार करता हुआ देखा गया। वैज्ञानिकों ने इस मेहमान को ओमुआमुआ का नाम दिया, जिसका हवाईयन भाषा में अर्थ होता है बहुत दूर से आने वाला, सबसे पहला दूत। नाम एकदम सटीक था क्योंकि ये चीज वाकई में बहुत दूर से आई थी और ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है इसका अचानक से प्रकट होना खगोल शास्त्रियों में बड़ी उत्सुकता का विषय बना, लेकिन ये थोड़ा डराने वाला भी था क्योंकि ये चीज आखिर थी क्या? देखने में बिल्कुल किसी सिगार के आकार की थी और 55 मील प्रति घंटे सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से चल रही थी, यानी किसी आम कॉमेट की रफ्तार से 20 मील प्रति सेकंड ज्यादा तेज। ये एक कॉमेट की तरह इसके पीछे धूल और भाप की पूंछ नजर नहीं आ रही थी। ये अजनबी चीज हमारे सौर मंडल में करीब 11 दिनों तक मंडराती रही और उसके बाद फिर से गायब हो गई, नजर नहीं आई। कहानी तो और ज्यादा अजीब ही होती जा रही है ना। जाहिर है कुछ लोगों ने इसे देखते ही एलियन कहलाना शुरू कर दिया और मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर लोगों ने इसे कई दूसरी तरह से समझाने की कोशिश की। कुछ लोग मानते हैं ओमुआमुआ ठोस हाइड्रोजन का एक बड़ा सा टुकड़ा था, वहीं कुछ कहते हैं कि ये कॉमेट था जिसके गुण किसी आम कॉमेट से थोड़ा अलग थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, यानी हाइड्रोजन की बर्फ से भरा हुआ एक कॉमेट। ध्यान है ना, ये किसी आम कॉमेट से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। इस बारे में नासा वालों का कहना है कि जब ये कॉमेट हमारे सूरज के पास से गुजरा तो उसकी गर्मी से सारी की सारी हाइड्रोजन उड़ गई, जिसके कारण कॉमेट की स्पीड तेज हो गई। पूछ न होने के कारण बताया गया कि हाइड्रोजन में इतना दम नहीं होता कि वो अंतरिक्ष की धूल अपने पीछे खींच सके। आपका क्या कहना है? क्या सच में वो एक बड़ा सा पत्थर था? यार ये सब बस मामले को दबाने के लिए किया जा रहा है। मुझसे पूछा जाए तो एलियंस का कोई यान सचमुच हमारी धरती पर आया होता तो सरकार ने उसे छुपाने की पूरी कोशिश करती ताकि लोगों में अफरा तफरी ना फैले, है ना। यूएफओ की एकदम साफ तस्वीर। किसी यूएफओ की कोई फोटो देखकर लगता है मानो उसे कैमरा से नहीं बल्कि किसी टोस्टर से लिया गया होगा, क्योंकि ये वो या तो बड़ी धुंधली होती है या वो चीज यूएफओ जैसी नहीं नजर आ रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने कुछ बहुत ही कमाल पेश करने जा रहा हूँ। यूएफओ की एक ऐसी तस्वीर जो शायद किसी सचमुच से कैमरा से ली गई है। मजाक की बात अलग है, इसे केवलाइन फोटो कहा जाता है जो किसी यूएफओ की अब तक की सबसे साफ तस्वीर है। स्कॉटलैंड के 2 नौजवान शेफ्स द्वारा 1990 में ली गई इस कमाल की तस्वीर में डायमंड शेप वाली एक अजीब सी चीज को एरोप्लेन के आकार से उड़ते देखा जा रहा है। दोनों बंदों ने तस्वीर एक अखबार को भेजी, लेकिन उसे छापने के बजाय अखबार ने तस्वीर को ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया, जहां अगले 30 सालों के लिए यह तस्वीर दुनिया की नजरों से छिपी रही। फिर साल 2020 में ब्रिटिश एकेडमिक जर्नलिस्ट डेविड क्लार्क ने आखिरकार तस्वीर को ढूंढ निकाला। इस कहानी के बारे में सबसे पहले 2009 में सुनने के बाद से ही डेविड उस तस्वीर को देखने की तलाश में जुट गए। इसी क्रम में उनकी मुलाकात रॉयल एयरफोर्स के एक भूतपूर्व अधिकारी से हुई जिसने अपने पास फोटो का एक प्रिंट रख लिया था। पता चला कि सेवानिवृत्त हो चुका यह अधिकारी सालों से इंतजार कर रहा था कि कोई इस तस्वीर के संबंध में उसे कांटेक्ट तो करे। यूएफओ देखे जाने के ज्यादातर मामलों के उलट इस तस्वीर को आसानी से नहीं झुटलाया जा सकता। एंड्रू रॉबिन्सन या शेफील्ड होलम यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी के सीनियर लेक्चरर हैं। उन्होंने तस्वीर का विश्लेषण किया और पाया कि जो भी चीज थी कैमरा ने सचमुच में कैप्चर की थी, यानी तस्वीर के साथ किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं थी। अधिकारी ने यह भी बताया कि वो तस्वीर विभाग में आई थी तो घटना का गवाह कह रहा था कि यान जरा भी आवाज नहीं कर रहा था। ये कोई नहीं जानता कि गवाह कौन था। वैसे ये तस्वीर उन्हें लेने वालों के नाम 2021 में सार्वजनिक कर देने चाहिए थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने प्राइवेसी का हवाला देकर 2073 तक ऐसा न करने का फैसला किया। इससे तो शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। लॉस एंजलिस का युद्ध। वो फू फाइटर्स याद हैं जिनके बारे में हमने पीछे बताया था? आसमान में नजर आने वाली वही अजीब सी लाइटें जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पायलट्स के इर्द गिर्द मंडराया करती थी। वो बता दें कि इकलौती ऐसी घटना नहीं थी जब किसी युद्ध के दौरान एलियंस हमारी पड़ताल करने आए हों। जी हाँ, लॉस एंजलिस के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के कुछ ही समय के बाद जापान ने पर्ल हार्बर पर बड़ा हमला किया, जिससे देश अब भी उबर रहा था। फिर से हमला होने के डर से पूरा का पूरा देश उस दौरान हाई अलर्ट पर था। सो जब 1942 में फरवरी की एक रात इलाके में हवाई हमले के सायरन बजने लगे तो सैनिक भागते हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन तक पहुंचे और ताबड़तोड़
फायरिंग करने लगे। जल्दी पूरा का पूरा आसमान धुएं और छर्रों से भर गया। 1 घंटे तक चला और उसके बाद एकदम सन्नाटा। लेकिन जब सूरज निकला तो सैनिकों ने कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। लग रहा था मानो पिछली रात कोई दुश्मन ही नहीं था और ना ही कोई टारगेट जमीन पर गिरा था। तो फिर उस रात हुआ क्या? घटना कुछ गवाहों का कहना है कि रात के आसमान में उन्होंने गुब्बारे जैसा एक यान देखा और यूएफओ में यकीन रखने वाले लोग कहते हैं कि ये एलियंस की मौजूदगी का पुख्ता सबूत है। बहुत फेमस हो चुकी एक तस्वीर जिसमें ढेर सारी सर्चलाइट्स किसी अजनबी चीज पर फोकस कर रही हैं। उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया। क्या उस जगह जगमगाती रोशनी के बीच कोई एलियन छिपा था? हो सकता है, या हो सकता है किसे पता कि अखबार द्वारा तस्वीर छापे जाने से पहले उसे खूब एडिट किया गया था ताकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में साफ नजर आ सके। साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स ने बताया कि उस रात लॉस एंजलिस के ऊपर मौसम विज्ञान से जुड़े कई गुब्बारे छोड़े गए और शायद उन्होंने ये कंफ्यूजन पैदा किया कि इस वाले मामले में कोई एलियन नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा चीजें छिपाई जाने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। तुर्की में यूएफओ की घटना। यूएफओ देखे जाने की कुछ घटनाएं इतनी ज्यादा चर्चित हो जाती हैं कि उनको लेकर दशकों तक बहस छिड़ी रहती है। फिर आती हैं वो घटनाएं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, जैसे तुर्की की यूएफओ की घटना। 2007 से 2009 के बीच 12 गवाह सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी तुर्की के आसमान में मेटल का एक अजीब सा यान उड़ते हुए देखा। लेकिन आपको सिर्फ उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटना की फुटेज मौजूद है। माना कि वीडियो बहुत ज्यादा हिल रहा है, लेकिन एक घटना की एक दूसरे फुटेज को जूम करने पर यह नजर आता है। बाप रे, साफ साफ देखा जा सकता है कि यान के अंदर दो आकृतियां हरकत कर रही हैं। अधिकारियों ने आनंद फानंद में पूरे के पूरे मामले को अफवाह बताकर दरकिनार करना चाहा। घटना की फुटेज को सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 2 अलग अलग बोर्ड पर परखा गया, लेकिन दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, बल्कि उल्टा दोनों ने ये कबूल किया कि फुटेज एकदम असली था। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चीज पक्का एलियन थी, पर यह माना कि क्लिप को जरा भी एडिट नहीं किया गया। और यार, वो यान इंसानों के किसी भी एयरक्राफ्ट जैसा नहीं था। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि इस दिलचस्प घटना को आखिर इतना कम लोग कैसे जानते हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि अंदर 2 पायलट मौजूद हैं जो शायद ये मशवरा कर रहे हैं कि इंसानों से रास्ता पूछा जाए या नहीं। एंटोनियो का हुआ अपहरण। वो अक्टूबर 1957 की एक मामूली सी रात थी जब दिन की तेज धूप से बचने के लिए ब्राजील के 23 वर्षीय एंटोनियो विलास बोआज ने अपने खेतों में जाकर कुछ कामकाज निपटाने का फैसला किया। लेकिन तभी रात के काले आसमान में नजर आने वाले लाल रंग के एक अजीब सितारे ने एंटोनियो का ध्यान खींचा। तारा धीरे धीरे बड़ा होता गया और एंटोनियो ने पाया कि वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। वे फटी आंखों से देखते रहे जब वो तारा एक बड़े से एलियन यान के रूप में उनके सामने आए। एंटोनियो ने फौरन वहां से भाग निकलने का फैसला किया, पर अफसोस कि उनका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ और उन्हें खेतों में पैदल दौड़ना पड़ा। लेकिन कोई भी चीज उनका पीछा कर रही थी और वो बहुत तेज थी। एंटोनियो बहुत बुरी तरह से चीखते चिल्लाते रहे जब यान से इंसानों जैसे कुछ प्राणी निकले और उन्हें पकड़कर यान के अंदर खींचते ले गए। यान में पहुंचकर एंटोनियो को नंगा करके एक अजीब सी जेली में फेंक दिया गया। फिर उन प्राणियों ने उनकी ठोड़ी के नीचे ब्लड का एक सैंपल लिया और उन्हें एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जिसमें गैस भरी हुई थी। उनकी तबीयत खराब हो रही थी। एलियंस के जहाज में नंगे धुड़ंगे बैठे एंटोनियो सोच रहे थे कि इससे अजीब क्या हो सकता है, पर वो गलत थे। अचानक से एक नंगी मादा एलियन कमरे में दाखिल हुई और एंटोनियो के साथ फिजिकल होने लगी। एक के बाद एक चीजें होने लगी और एंटोनियो ने मादा एलियन के साथ सब कुछ कर डाला। इसके बाद उन्हें पूरे यान का एक टूर दिया गया, फिर उनको खेत में वापस छोड़ दिया गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बुखार की हालत में कल रात ये सपना देख लिया, बल्कि इस तथाकथित सच को खुद एंटोनियो ने बताया। जाहिर है आपको इस कहानी पर बहुत सारा शक हो रहा हुआ, जैसे कि इसे सुनने वाले ज्यादातर लोगों को हुआ, लेकिन जरा सटीक से सुनिए। घटना कुछ ही देर के बाद एंटोनियो का मेडिकल परीक्षण किया गया जिसमें पता चला कि वो रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे वो कहानी सच साबित होती है, पर समझ नहीं आ रहा कि खेतों में काम करने वाले बंदे को रेडिएशन आखिर कहां से लग गया। खैर जो भी हो, एलियंस के यान में जाने वाले इस किसान ने मरते दम तक अपनी इस कहानी को पक्ष लिए रखा और 1991 में उनकी मौत हुई। क्या एंटोनियो का सचमुच एलियंस द्वारा अपहरण किया गया था? ये बस उनकी डींगे मात्र थी। क्या पता क्या था। एंटोनियो अब हमारे बीच नहीं है। बेकॉल की पहेली। लेक बकौल रूस में स्थित एक झील है जो दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील मानी जाती है, जिसकी अधिकतम गहराई 45 मीटर से ज्यादा है। यानी अगर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक 2 बार रखा जाए तो वो भी झील के पानी में पूरी तरह डूब जाएगी। तो जाहिर है झील से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं जिनमें एलियंस देखे जाने भी बहुत सारे किस्से हैं। सालों साल लोग झील के आसपास अजीब रोशनी और यहाँ तक कि रहस्यमय प्राणियों को झील के तट के पास मंडराते हुए देखने की बात कहते आए। साल 2009 में सर्गे कोनेचनिक अपने बेटे के साथ पानी के ऊपर डूबते सूरज का नजारा देखने के लिए निकले। वे एकदम से दंग रह गए जब देखा कि 2 जगमगाते हुए गोले झील से निकले और उसके ऊपर मंडराने लगे। खुशकिस्मती से इससे पहले कि वो गोले फिर से झील की गहराइयों में गायब हो पाते, सर्गे ने उनकी एक फोटो खींच ली, यानी कि वो कोई चीज रही हो पर सचमुच मौजूद थी। लेकिन ऐसी घटनाएं सिर्फ झील के आसपास नहीं बल्कि उसके अंदर भी देखने को मिल चुकी थी। साल 1982 में रूसी सेना का एक गोताखोर दल ने बैकॉल की सतह से करीब 160 फीट नीचे दैत्याकार इंसानों से नजर आने वाले कुछ प्राणियों को देखा। सैनिकों ने उनमें से
से एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस प्राणी ने उन सभी को एक झटके से पानी से बाहर फेंक दिया। अगर गहराई में गोता लगाने के बाद आप तेजी से सतह पर आते हैं तो डिकम्प्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दबाव में आने वाली जबरदस्त कमी से होने वाली एक ऐसी समस्या जो घातक साबित हो सकती है। इसके चलते बाहर आने के कुछ ही समय के बाद दल के कई सैनिकों की मौत हो गई। ये एलियंस तो ज्यादा मिलनसार नहीं लग रहा भाई। माना कि ये किस्सा पूरी तरह से मनगढ़ंत हो सकता है, लेकिन अगर इसे सर के द्वारा ली गई उस तस्वीर और झील से जुड़ी अनगिनत दूसरी कहानियों के साथ देखा जाए तो कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बैकऑल, इस झील में कुछ तो है। मैन इन ब्लैक। आपने मैन इन ब्लैक मूवीज के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका एक पार्ट छोड़कर ज्यादातर मूवी बड़ी मजेदार है। पर क्या आप जानते हैं ये फिल्में असल दुनिया की एक घटना पर आधारित हैं जो कि बड़ी डरावनी थी। कहा जाता है एलियंस देखने का दावा करने वाले लोगों को अक्सर असल जिंदगी में मैन इन ब्लैक का सामना करना पड़ता है, लेकिन असल दुनिया के मामलों में विल स्मिथ नहीं आता, बल्कि काले कपड़े पहनने वाले डरावने से दिखने वाले लोग गवाहों को ढूंढकर या तो उन्हें डराते धमकाते हैं या कुछ किस्सों के माने तो पूरी तरह गायब कर देते हैं। ये वीडियो बनाने का बड़ा आइडिया मेरे लिए घातक साबित ना हो जाए। एक ऐसी अजीब घटना साल 2009 में घटी जिसका फुटेज मौजूद है। यहाँ आप दो संदिग्ध देख रहे हैं। बंदों को ओंटारियो कनाडा के एक होटल में दाखिल होते देख सकते हैं। अजीब से देखने वाले ये बंदे होटल की लॉबी में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर भौं या पलकें नहीं थी। उन्होंने टोपी के नीचे विग पहनी हुई थी और दोनों की शक्लें हूबहू एक जैसी थी। गवाह बताते हैं कि फिर वो दोनों चपरासी को पकड़कर मैनेजर शेन सोबर के बारे में पूछताछ करने लगे। चपरासी ने बताया कि शेन उस दिन काम पर नहीं आए थे, तो दोनों को यकीन नहीं हुआ कि वो पूरी तरह जगह को खंगालने लगे और माना कि उसके मालिक हों। साफ था कि वो जो कुछ भी ढूंढ रहे थे उनको मिला नहीं। फिर वो दोनों बिना किसी सुराग को चुपचाप होटल से बाहर निकल गए और लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन वे होटल में आए क्यों थे? असल में शेन ने पिछले साल नियाग्रा फॉल्स के ऊपर तिकोने आकार का एक यान देखने का दावा किया। शेन अब इस घटना को भूल चुके थे, पर शायद कोई और था जो कि अब सब कुछ याद रख रहा था। डरावना है ना? यूएफओ में यकीन रखने वाले ज्यादातर लोगों का मानना है कि मैन इन ब्लैक सरकारी लोग होते हैं जिनका काम होता है एलियन देखे जाने की घटनाओं को दुनिया से छिपा कर रखना। पर सच तो कुछ और ही है। चेहरे पर कोई बाल नहीं, हूबहू एक जैसी शक्ल है। कहीं ये बंदे खुद एलियंस तो नहीं है? जाहिर है कि ऐसे मामलों को दबा कर रखना उनके हित में होगा ताकि वो दुनिया में जो करना है वो जारी रख सकें। मुझे लग रहा है कि काले सूट पहने दो बंदे मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगता है कि एक दिन के लिए एलियंस का इतना सबूत काफी है। इन सभी घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वीडियो में दिखाए गए सबूत आपको सच लगते हैं या कोई फैसला नहीं कर पा रहे आप? यूएफओ की कोई एचडी तस्वीर देखने का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और कोई एलियन आपका अपहरण नहीं करेगा। देखने के लिए शुक्रिया।